अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 14 का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता चलूँ। चैप्टर नंबर 14 के फर्स्ट टॉपिक में हमने ये बात डिस्कस की थी कि ऑर्स्टिड ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था कि जब एक स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो जब ऑर्स्टिड ने ये बात कही कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर सकता है, तो साइंटिस्ट ने इसके रिवर्स, इसके ऑपोजिट सोचना शुरू कर दिया। उनका ये सोचना था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड को भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। फाइनली 1831 में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, इन दोनों ने एक कामयाब एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस यानी कि इंड्यूस कर सकता है। और आपको पता है करंट के फ्लो के लिए हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, एक ईएमएफ चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से कंडक्टर के एंड्स पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसे हम इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे और इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम डिफाइन करेंगे फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय मैग्नेटिक फील्ड, के मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करने का जो फिनोमेना है, जो प्रोसेस है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो अब हम वो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं जिससे माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने ये बात साबित की कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर सकता है। तो बेटा मेरे पास एक हॉर्सशू मैग्नेट है, उसकी ये साइड हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास उसका साउथ पोल है। आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ L है और इस कंडक्टर को हमने इस मैग्नेट के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर रख दिया है और इस कंडक्टर की हमने दोनों साइड्स जो हैं उनको एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसके बारे में आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ के आए हैं। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं फ्लो कर रहा। तो हमने ये पता लगाने के लिए कि इस लूप में कब करंट फ्लो करता है कब नहीं करता, हमने इसको एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया। जब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा तो हमें यह पता चल जाएगा कि इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, अगर गैल्वेनोमीटर जो है उसकी नीडल फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में आती है तो इसका मतलब है इस लूप में फॉर एग्जांपल इधर को करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस लूप में से फ्लो करने वाले करंट की डायरेक्शन इधर को हो जाएगी, यानी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो यही गैल्वेनोमीटर जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा। यानी एक तरफ अगर करंट जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर फॉर एग्जांपल इधर को आ जाएगा, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में दे देगा। तो हमने इस कंडक्टर को इस गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया है और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। अब फैराडे ने और जोसेफ हेनरी ने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच करते हैं तो ये वाला गैल्वेनोमीटर जो है ये कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देता। अभी आपको बताया गैल्वेनोमीटर तब डिफ्लेक्शन देगा जब इस लूप में करंट फ्लो करेगा। तो उन्होंने देखा कि जब कंडक्टर रेस्ट की कंडीशन में है, यानी ये कंडक्टर मूव नहीं कर रहा, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है कि उस लूप में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी इस लूप में हमारे पास करंट की वैल्यू 0 है। इसके बाद उन्होंने इस कंडक्टर को मूव करवाया, टुवर्ड्स राइट करवा लें या टुवर्ड्स लेफ्ट करवा लें, किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा लें। लेट्स सपोज उन्होंने ये देखा कि जब वो इस कंडक्टर को
टुवर्ड्स लेफ्ट लेकर आते हैं, तो जैसे ये कंडक्टर मूव करता है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो कंडक्टर की मोशन के दौरान ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे अटैच होता है ये डिफ्लेक्शन शो करता है। और लेट्स सपोज अगर हम कंडक्टर को इधर लेके आए हैं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जो है वो इधर को शो कर देता है। तो अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है कंडक्टर की मोशन के दौरान, तो इसका मतलब ये है कि जब कंडक्टर ने मूव किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस लूप में एक करंट ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने इसी कंडक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाया और उन्होंने देखा जब यही कंडक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो ये गैल्वेनोमीटर जो है ये उधर से अपनी डिफ्लेक्शन को भी ऑपोजिट कर लेता है, यानी अभी भी इसमें करंट फ्लो करता है। तो यहाँ से रिजल्ट ये निकला कि जब कंडक्टर रेस्ट में था डिफ्लेक्शन नहीं थी, करंट भी नहीं था। जब कंडक्टर ने मूव किया, चाहे वो टुवर्ड्स लेफ्ट आया है चाहे वो टुवर्ड्स राइट आया है, उसकी मोशन के दौरान इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की है। और जैसे ही दोबारा कंडक्टर को हम रोक देते हैं, यानी अगर कंडक्टर मूव करता हुआ इधर को आ रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। जैसे ही हम कंडक्टर को दोबारा स्टिल कर देंगे तो माइकल फैराडे और हेनरी ने ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर जो है वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाता है, यानी कि इस लूप में से फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू दोबारा जीरो हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं जब कंडक्टर मूव करेगा तो गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा एक डायरेक्शन में। और मैंने अभी आपको बताया फॉर एग्जांपल अगर कंडक्टर की इधर को आ रहा है तो डिफ्लेक्शन इधर को है, अगर कंडक्टर इधर को जाएगा तो डिफ्लेक्शन इधर को होगी, यानी कि कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन के हिसाब से गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब कंडक्टर मूव करता है तो उस लूप में करंट फ्लो करता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ने एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस करवा दिया है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस एक्सपेरिमेंट से फैराडे और हेनरी ने ये बात साबित की कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर सकता है। अब इस लूप में करंट तब फ्लो करेगा जब इस कंडक्टर के इस एंड ए और इस एंड बी के दरमियान कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होगा, क्योंकि आपको पता है करंट तब ही फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद हो। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के दरमियान कब आता है, ए और बी के एंड्स पर कब आता है, इसको हम मोशनल ईएमएफ के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब हम ये बात कंक्लूड करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस कंडक्टर की मोशन के दौरान चेंज होती है और उसके चेंज होने से इस लूप में करंट फ्लो करता है। तो बेटा फर्ज कर लें अभी ये कंडक्टर यहाँ है, इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही। जब हम इस कंडक्टर को मूव करवा के इधर को लेके आना शुरू कर देंगे तो इसमें से ये एक लाइन पास कर रही है, यानी इस कंडक्टर में से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज हो गई है। पहले 0 थी, अब 1 हो गई है। फिर कंडक्टर इधर को आएगा तो इसमें से पास करने वाली लाइंस की तादाद 2 हो जाएगी, यानी दोबारा से कंडक्टर में से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की तादाद चेंज हो गई है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो तादाद होती है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब कंडक्टर इधर को आ रहा है तब भी उसमें से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है लूप में से, और जब कंडक्टर फिर इधर को जाता है, अब देखें 2 लाइंस पास कर रही हैं, कंडक्टर अगर इधर को जाएगा अब लाइन 1 हो गई है, यानी 2 से 1 हो गई है लाइन। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो लूप में से पास कर रही हैं उनकी तादाद यानी मैग्नेटिक फ्लक्स दोबारा चेंज हो गया है। तो कंडक्टर टुवर्ड्स राइट जाए या टुवर्ड्स लेफ्ट आए, उसमें से पास करने वाला फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना ही इस लूप में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस करवाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि असल में वो मैग्नेटिक फ्लक्स ही है जिसका चेंज होना किसी भी लूप यानी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ इंड्यूस करवाता है। तो अभी तक हमने इस एक्सपेरिमेंट में इस मैग्नेट को मूव नहीं करवाया, इस कंडक्टर को मूव करवा के उसके साथ जो फ्लक्स का लिंक है वो फ्लक्स चेंज करवा के करंट के इंड्यूस होने की बात की है। अब बेटा हम ये करते हैं
कि हम इस कंडक्टर को स्टेशनरी कर देंगे, यानी कंडक्टर को मूव नहीं करवाएंगे, बल्कि ये जो हमने हॉर्सशू मैग्नेट रखा हुआ है, इस मैग्नेट को कभी हम टुवर्ड्स राइट ले जाएंगे, कभी हम टुवर्ड्स लेफ्ट ले आएंगे। तो इस केस में हमने मैग्नेट को मूव करवा दिया है। फैराडे और हेनरी ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर कंडक्टर रेस्ट में है और मैग्नेट मूव कर रहा है तो उस केस में भी ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। लेट्स सपोज अगर मैग्नेट को हम इधर को मूव करवाते हैं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इधर को देता है, और जब उन्होंने कहा कि हम इस मैग्नेट को इधर को मूव करवाते हैं तो गैल्वेनोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हेनरी और फैराडे के एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकाला जा सकता है कि जब कंडक्टर और मैग्नेट दोनों रेस्ट में थे तो करंट जीरो था। जब कंडक्टर मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में या फिर मैग्नेट मूव कर रहा था तो मैग्नेट के मूव करने या कंडक्टर के मूव करने दोनों में से अगर कोई भी काम हो जाए तो उस लूप में करंट इंड्यूस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टर प्रोड्यूसेस करंट इन दैट लूप, के कंडक्टर और मैग्नेट के दरमियान जो रिलेटिव मोशन है वही इस लूप में करंट प्रोड्यूस करवा सकती है। यानी अगर ये मैग्नेट स्टेशनरी है, कंडक्टर इधर को आ रहा है फिर भी करंट इंड्यूस होगा, अगर कंडक्टर इधर जा रहा है फिर भी करंट इंड्यूस होगा। दूसरी बात, अगर ये कंडक्टर रेस्ट में है, मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा है तब भी करंट इंड्यूस होगा, और अगर मैग्नेट इससे अवे जा रहा है फिर भी करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि इन चारों केसेस में करंट कंडक्टर के साथ जो फ्लक्स का लिंक होगा वो फ्लक्स चेंज होता जाएगा। और इसी तरह अगर ये मैग्नेट है और ये कंडक्टर है, मैग्नेट इधर को आ रहा है और कंडक्टर इधर को जा रहा है, तो अब भी कंडक्टर में से पास करने वाली फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होगी और फ्लक्स के चेंज होने से करंट इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडक्टर है, ये मैग्नेट है और दोनों सेम वेलोसिटी के साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस केस में इनके दरमियान रिलेटिव मोशन नहीं होगी, यानी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। अब हम इस टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बेटा याद रखना, जब भी आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाएंगे तब ही उसमें से पास करने वाला फ्लक्स चेंज होगा। लेकिन अगर आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करवाएंगे तो फ्लक्स का चेंज जो है वो नहीं होगा और करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। अब ये अलोंग और अक्रॉस में क्या फ़र्क है? फ़र्ज़ करें हमारे पास ये चार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो अगर मैं इस कंडक्टर की बात करूं कि ये कंडक्टर यहाँ है तो अभी इसमें से एक लाइन पास कर रही है, यानी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं इस कंडक्टर को इधर को मूव करवाऊं तो लाइंस की तादाद 1 से 0 हो गई है, यानी फ्लक्स चेंज हुआ है और फ्लक्स के चेंज होने से करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये जो कंडक्टर की मोशन है ये अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये देखें कंडक्टर क्रॉस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। लेकिन अगर इसी कंडक्टर को हम इधर रखें, इसमें से एक लाइन पास कर रही है, और आप इस कंडक्टर को ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में मूव करवा दें तो ऊपर जाएगा कंडक्टर, या जब कंडक्टर नीचे आएगा तो इसमें से लाइन तो ये एक ही पास करेगी। हमारा पर्पस तो ये है कि हमने उसके साथ जो फ्लक्स का लिंक है वो फ्लक्स चेंज करवाना है। तो फ्लक्स सिर्फ तब चेंज होगा जब कंडक्टर की मोशन अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब कंडक्टर अलोंग मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट भी इंड्यूस जो है वो नहीं हो सकता। तो कंडक्टर को लाजमी तौर पर मूव करना पड़ेगा अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, नॉट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा हम वो फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जिन पर यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला करंट और ईएमएफ डिपेंड करते हैं। तो बात करें अगर इंड्यूस ईएमएफ की, तो फैराडे और हेनरी ने ऑब्जर्व किया जब ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में स्लोली मूव करता है तो ए और बी एंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन जब ये कंडक्टर तेज़ी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इसके तेज़ मूव करने की वजह से ये गैल्वेनोमीटर जो है ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी ज़्यादा करंट पास कर रहा है लूप में से। और ज़्यादा करंट पास करने के लिए आपको पता है हमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है।
लिहाजा जब ये कंडक्टर यहाँ तेजी से मूव करता है तो ए और बी के क्रॉस जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ कंडक्टर या स्पीड ऑफ लूप। इसी तरह हेनरी और फेराडे ने ऑब्जर्व किया कि ये कंडक्टर जो है अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो और उसको उतनी ही वेलोसिटी से मूव करवा दिया जाए, लेट्स सपोज हमारे पास ये मैग्नेट जो है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू 5 टेस्ला है और हम इस कंडक्टर को 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव करवाते हैं। अब कंडक्टर की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड है 5 टेस्ला। कंडक्टर के मूव करने से करंट इंड्यूस होगा यानी ईएमएफ भी यहाँ पर इंड्यूस होगी। उन्होंने ये देखा कि जब वो यही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 5 से बढ़ा के 10 टेस्ला या 20 टेस्ला कर देते हैं और कंडक्टर को दोबारा से 2 मीटर पर सेकंड से ही मूव करवाते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर जो है इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा आती है यानी करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है। और अभी आपको बताया ज़्यादा करंट ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा यानी इंड्यूस ईएमएफ होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरी बात है कि ईएमएफ जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नंबर ऑफ टर्न्स आप लूप की बढ़ा देंगे तो ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देंगे तो ईएमएफ भी कम हो जाएगी। इस पॉइंट को हम इसी चैप्टर में फर्दर आगे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फेराडे और हेनरी ने इसी एक्सपेरिमेंट में एक और बात ऑब्जर्व की कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज नहीं करते और जिस वेलोसिटी के साथ वो कंडक्टर को मूव करवाते हैं वो भी चेंज नहीं करते और ना ही नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करते हैं, यानी ना ही v चेंज किया, ना ही b चेंज किया और ना ही नंबर ऑफ टर्न्स चेंज की, उन्होंने इस कंडक्टर को यहाँ पे चेंज कर दिया। लेट्स सपोज ये कंडक्टर यहाँ पे कॉपर का है, कॉपर की जगह सिल्वर ले आए, एल्यूमिनियम ले आए, तो बेटा कॉपर की रेजिस्टेंस सिल्वर और एल्यूमिनियम की निस्बत कम होती है। तो उन्होंने ये देखा कि जब वो यहाँ कॉपर की बजाय सिल्वर या एल्यूमिनियम भी ले आते हैं और सिल्वर और एल्यूमिनियम के कंडक्टर को भी वो इसी मैग्नेटिक फील्ड में उतनी ही वेलोसिटी के साथ मूव करवाते हैं तो जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ जो है उसका उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। रेजिस्टेंस चाहे कंडक्टर की ज़्यादा हो चाहे कम हो ईएमएफ चेंज नहीं होगी। ईएमएफ चेंज होगी स्पीड के चेंज होने से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से और नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होने से। तो हम ये कह सकते हैं कि ईएमएफ यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। अब इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है अगर मैं उसको आर सपोज कर लूँ और इसमें से जो करंट फ्लो करता है उसको हम आई सपोज कर लें तो आई इंटू आर आपको पता है इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ है। तो हम बेटा रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं लेकिन इधर से ईएमएफ चेंज नहीं हो रही यानी कि वो कांस्टेंट है। तो अगर इस रिलेशन की लेफ्ट हैंड साइड ये हमेशा एक कांस्टेंट की इक्वल रहती है यानी ये कांस्टेंट चेंज नहीं होना। फॉर एग्जांपल मेरे पास करंट है 2, रेजिस्टेंस मेरे पास है 3, 2 इंटू 3 मेरे पास आ जाएगा 6 यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास 6 होगी। अब हमने कॉपर की जगह सिल्वर रखा तो दोबारा से ये देखा कि इंड्यूस ईएमएफ 6 ही रहती है लेकिन सिल्वर की रेजिस्टेंस कॉपर से ज़्यादा है। तो पहले हमने रेजिस्टेंस बोली थी 3, अब सिल्वर लाए हैं तो कॉपर की अगर रेजिस्टेंस 3 है तो सिल्वर की 4 होगी या 5 हो जाएगी या 6 हो जाएगी। लेट्स सपोज अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस 6 हो जाती है तो हमें तो इधर आंसर 6 ही चाहिए। पहले 2 इंटू 3 6 था, अब रेजिस्टेंस 6 हो गई है और हमें इधर भी 6 ही चाहिए तो करंट की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा। पहले करंट था 2, अब कितना हो गया 1। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि रेजिस्टेंस के चेंज होने से ईएमएफ कांस्टेंट रहती है और अगर ईएमएफ ने कांस्टेंट रहना है तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट जो है वो कम हो जाएगा और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी।
तो यहाँ से अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंड्यूस करंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैराडे और हेनरी ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि जब वो कंडक्टर को यहाँ तेजी से मूव करवाते हैं तो गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है, और गैल्वेनोमीटर तब ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा जब ज्यादा करंट फ्लो करेगा। और जब कंडक्टर स्लो मूव करवाते हैं तो उन्होंने कहा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जो है वो कम देता है। हम कह सकते हैं इंड्यूस करंट स्पीड ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह उन्होंने ये कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए तो फिर भी गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन देता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तीसरा फैक्टर हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंड्यूस करंट जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी जाए तो इंड्यूस करंट बढ़ जाता है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दी जाए तो इंड्यूस करंट भी कम हो जाता है। और चौथा फैक्टर अभी हमने डिस्कस किया कि इंड्यूस करंट तब बढ़ता है जब रेजिस्टेंस कम हो जाए इस कंडक्टर की, और इंड्यूस करंट कम हो जाता है अगर हम इसी कंडक्टर की जगह ज्यादा रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर ले आए। यानी इंड्यूस करंट और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो हम लिख सकते हैं इंड्यूस करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो अगर कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाए और हम उतनी ही स्पीड के साथ उसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करवाएं तो ईएमएफ तो वही रहेगी लेकिन करंट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो हमारे पास ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंडक्टर में करंट इंड्यूस करने के और तरीकाकार पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेटअप हैं जिनसे हम किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं।